तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को कवर करेंगे। तो ये पार्टीशन जो है बंगाल का 1905 में हुआ था। तो एक पार्टीशन के बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, जो कि 1947 में हुआ था। तो इस पार्टीशन का नतीजा क्या हुआ था कि इंडिया को जो है दो पार्ट्स में बांट दिया था अंग्रेजों ने जाने से पहले, और इंडिया से अलग होके पाकिस्तान बन गया था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उसके पहले भी इंडिया में एक पार्टीशन हुआ था, जिससे कि काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, काफी लोगों ने इसका विरोध किया था। वो पार्टीशन था बंगाल का पार्टीशन, जो कि 1905 में हुआ था, और जिसको कि 1911 में उस फैसले को वापस ले लिया गया था। तो ये जो पार्टीशन है बंगाल का, जो 1905 में हुआ था, ये थोड़ा अलग किस्म का पार्टीशन था। जब हम 1947 के पार्टीशन की बात करते हैं, तो 1947 में क्या हुआ था? नया नया बना था पाकिस्तान इंडिया से अलग होके। तो इस पार्टीशन का मतलब था कि पॉपुलेशन भी एक्सचेंज की गई थी, यानी इंडिया में रहने वाले सैकड़ों क्या मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स ने पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए थे वो, और पाकिस्तान से भी कई हिंदू और मुस्लिम इंडिया आ गए थे। तो ये उस तरह का पार्टीशन था 1947 का, कि जिसमें लोग भी यहां से वहां हुए थे। लेकिन जब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं 1905 की, तो ये थोड़ा दूसरे किस्म का पार्टीशन था। इसमें किसी को अपने घर से यहां से वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह पार्टीशन अंग्रेजों ने एक स्टेट का पार्टीशन किया था। उस वक्त बंगाल जो है काफी बड़ा प्रोविंस था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम बंगाल को तोड़ के कुछ नए स्टेट्स बना दें। तो उस टाइप का पार्टीशन था ये। लेकिन इससे भी काफी मुसीबत हुई, काफी इंडिया में कई जगहों पे लोगों ने इसका लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और ये देखते ही देखते एक बहुत बड़े रिवोल्ट में बदल गया, बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया था। लोगों को पसंद नहीं आया कि अंग्रेज बंगाल को पार्टीशन करें। तो हम यही पार्टीशन की स्टोरी समझने जाएंगे कि क्या हुआ था उस वक्त। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि 1905 में हुआ था ये। तो हम इस पूरे पार्टीशन को दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि पार्टीशन क्या हुआ था, किन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हुआ था, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पार्टीशन के बाद लोगों ने कैसा रिएक्ट किया, क्या क्या मूवमेंट्स हुए। तो आइए हम समझ लेते हैं। इस मैप के थ्रू आप समझो कि ये मैप है 1904 का, पार्टीशन हुआ 1905 में, यानी पार्टीशन होने से पहले इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखता था। तो ये सब स्टेट्स हैं। बंगाल एक स्टेट हुआ करता था, आगरा जो यूनाइटेड प्रोविंस है, अवध सेंट्रल प्रोविंस जो कि आज का आप समझ लो ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ का पड़ता है। तो वैसे ही एक बहुत बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी बंगाल की। ना सिर्फ ये बड़ी थी, बल्कि इसकी पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा थी। जरूरत से ज्यादा यानी कि इतनी पॉपुलेशन एक ही स्टेट में, किसी और स्टेट में देखने को नहीं मिलती थी। साथ ही साथ कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जो आपको इस कलर में देखने को मिल रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो जिनका कब्जा अंग्रेजों के पास नहीं था। अंग्रेज सिर्फ यहां से टैक्स वसूलते थे, डे टू डे लाइफ मैनेज नहीं करते थे। मतलब उनके ऑफिसर्स नहीं होते थे, राजा रजवाड़े अपना ख्याल खुद रखते थे। तो यह सिचुएशन थी इंडिया की उस वक्त की। तो हम देख लेते हैं कि पार्टीशन से ठीक पहले बंगाल की क्या हालत थी। तो उस वक्त का बंगाल आज का बंगाल नहीं है। उस वक्त का बंगाल काफी बड़ा हुआ करता था, ये आप देख रहे हो ना। तो उस वक्त के बंगाल में बिहार भी था, आज का बिहार, आज का झारखंड भी था, उड़ीसा भी था आज का, ये हमारा उड़ीसा का पार्ट है, और वेस्ट बंगाल तो था ही था। तो उस वक्त का बंगाल आज के बंगाल, आज के बिहार, आज के उड़ीसा के साथ साथ बांग्लादेश जो है आज का पूरा देश, ये चारों चीज ना मिलके एक अकेले बंगाल स्टेट का रूप लिया करती थी। यानी एक अकेला स्टेट उस वक्त इतना बड़ा हुआ करता था। ठीक, और इसकी कैपिटल हुआ करती थी कैलकटा। तो अंग्रेजों के अंडर ये स्टेट चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था।
तो 1901 का जो सेंसस हुआ, सेंसस तो आज भी होते हैं, उस वक्त भी होते थे, तो सेंसस में लोगों की पॉपुलेशन पता की जाती है ना, कि कहां पे कितने लोग रहते हैं, किस धर्म के फॉलोअर्स रहते हैं। तो 1901 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बंगाल की पॉपुलेशन 78 मिलियन थी। अब आप बोलोगे कि सर आप तो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप गूगल पे सर्च कर लेना कि जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त बंगाल की पॉपुलेशन क्या थी, तो 78 मिलियन थी। यही दलील अंग्रेज देते थे ना, न्यूज़पेपर्स में छापते थे ना कि हम क्यों बंगाल को पार्टीशन कर रहे हैं, तो उनकी दलील होती थी देखो बंगाल की पॉपुलेशन तो 78 मिलियन है, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन एक ही स्टेट में, इसीलिए हम इसको बांटेंगे। इसलिए ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। तो अब देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में ही बन गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मकसद था? उसका तो मकसद था ना कि भारत की आजादी की लड़ाई को आगे लेके चलना है। तो कांग्रेस के बने हुए 20 साल गुजर चुके हैं, तो इन 20 सालों में कांग्रेस ने काफी कुछ हासिल कर लिया है। तो कांग्रेस क्या हासिल कर रही थी? तो कांग्रेस लोगों को जगाने में कामयाब रही थी। लोग जाग गए थे कि हमको ब्रिटिशर्स को कुछ भी करके अपने देश से भगाना है। और जब भी कांग्रेस को मौका मिलता था तो जो भी उल्टी सीधी पॉलिसीज होती थी गवर्नमेंट की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उस पर अटैक करते थे ये लोग, जो पॉलिटिशियंस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इन पिछले 15-20 सालों में इंडियन पॉपुलेशन के अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि अब हमको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हम भी अंग्रेजों को भगाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो ये पूरा माहौल बन गया था कि लोग अब अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। और कलकत्ता जो है ना सिर्फ बंगाल की कैपिटल थी बल्कि पूरे देश की भी कैपिटल हुआ करती थी कलकत्ता। तो जैसे आज हमारे देश की कैपिटल है दिल्ली, तो देश के सारे पॉलिटिशियंस जो है वो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। वो घर बना के रखते हैं, कभी भी कुछ बड़ी इवेंट होती है, कोई भी बड़ा आंदोलन होता है, तो वो लोग दिल्ली पहुंच के ही करते हैं ना। तो उस वक्त कैलकाटा जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर बन गया था। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि कैलकाटा जो है पूरे देश का कैपिटल था, तो कैलकाटा में ही बैठते थे ब्रिटिश वाइस रॉय, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो ये सब कैलकाटा में ही रहते थे। इसलिए कैलकाटा में विशेष प्रभाव था, कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्टिविज्म होती थी वहां पे। जो देशभक्ति वाली चीज थी वो कैलकाटा के आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, लोगों के अंदर फीलिंग। एक और चीज क्या थी कि बंगाल में एक ऐसी चीज थी जो बाकी देश में नहीं थी। बंगाल में यह था कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन जो है बिल्कुल बैलेंस्ड था, बैलेंस्ड। बाकी जगह कहीं पे मुस्लिम ज्यादा हिंदू कम, कहीं पे हिंदू ज्यादा मुस्लिम कम, लेकिन बंगाल जो इतना बड़ा बंगाल था तो लगभग हिंदू मुस्लिम बराबर ही थे वहां पे। तो ये दोनों काफी मिलजुल के रहती थी, दोनों कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों मिलजुल के रहती थी। तो कई रिवोल्ट्स पहले भी बंगाल में हो चुके थे जो हमने कवर किए। सन्यासी फकीर रिवेलियन 1857 का रिवोल्ट, और ये सब रिवोल्ट में देखा गया कि हिंदू और मुस्लिम मिल के लड़ते थे अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आती थी। अंग्रेजों का तो था कि डिवाइड करो और रूल करो, यानी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ। लेकिन बंगाल में ये काम करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे तब तक। तो अब उनको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगानी थी कि हम कुछ ऐसा क्यों ना कर दें कि ये हिंदू मुस्लिम जो है, बंगाल के हिंदू मुस्लिम, ये आपस में ही लड़ने लगे। तो ये सब कुछ चल रहा था अंग्रेजों के दिमाग में, और इन्हीं का नतीजा निकला कि उन्होंने बंगाल को पार्टीशन करने का फैसला कर दिया। तो ये बंगाल का मैप आप देख लो, तो अगर आज इसको इंडिया के मॉडर्न मैप से आप मिलाओगे तो ये जो एरिया है ये हमारा मॉडर्न बिहार है, और ये जो एरिया है ये इतना सा एरिया ये झारखंड है, ये बिहार है, ये झारखंड है, और ये सब आप देख रहे हो पुरी, कटक, बालासोर, ये सब उड़ीसा है, और बाकी बचा हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल है। और यहां देखो मेमन सिंह, ढाका, ये सब तो आज का बांग्लादेश है ना। तो उस वक्त का बंगाल कितना बड़ा हुआ करता था। तो फाइनली अंग्रेजों ने तो फैसला ले ही लिया था कि अब बंगाल को तोड़ना है, दो हिस्सों में बांटना है। तो उन्होंने बंगाल को जो है 2 प्रोविंसेस में बांट दिया। प्रोविंस मतलब स्टेट,
अभी तक तो बंगाल एक इकलौता स्टेट था। तो बंगाल की जो पार्टीशन है ऑफिशियली वो 16 अगस्त 1905 के दिन कर दी गई, यानी ऑफिशियली उस दिन से बंगाल जो है दो हिस्सों में टूट गया। तो ये डिसीजन किसने लिया था? तो उस वक्त इंडिया के जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। आपको याद रखना है ये नाम। ये लॉर्ड कर्जन बहुत ही घमंडी होने के साथ साथ इंडिया के बारे में बहुत ही खराब ओपिनियन रखते थे। इंडियंस के बारे में इन्होंने काफी गंदी गंदी चीजें अपने लेटर्स में लिखी हैं। इनका कहना था कि इंडियंस जो है वो सिर्फ नौकर और स्लेव बनाने के लायक है, और काफी चीजें लिखी जो कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। तो बेसिकली ये आदमी जो है बुरी तरीके से इंडिया और इंडियन से नफरत करता था। तो यही था वाइस रॉय उस वक्त जब बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। तो इस डिवीजन का मतलब क्या था? क्या है डिवाइड करना, दो टुकड़ों में तोड़ना, मतलब क्या? तो एक बड़े से स्टेट को दो प्रोविंसेस में तोड़ दिया गया। एक प्रोविंस बनाया गया बंगाल का। तो बंगाल पहले भी बंगाल था, लेकिन पहले बंगाल बड़ा था, अब उसको छोटा कर दिया गया। तो अब छोटा सा बंगाल जिसकी कैपिटल थी कैलकाटा, पहले भी उसकी कैपिटल कैलकाटा थी, लेकिन पहले बंगाल तो पूरे एरिया को बंगाल कहते थे। अब एक उसको दो हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। तो एक हिस्सा हो गया बंगाल का जिसकी कैपिटल कैलकाटा। तो इस वाले बंगाल में क्या क्या एरिया शामिल किया गया? जो आज का हमारा वेस्ट बंगाल है, जो मॉडर्न डे आज इंडिया में स्टेट है ना वेस्ट बंगाल, तो आज का हमारा वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, ये सब मिला के एक प्रोविंस बनाया गया बंगाल। तो इस प्रोविंस में क्या हुआ? देखो, वेस्ट बंगाल के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, बिहार के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा बोलते थे। तो जो बंगाल जब एक इकट्ठा था तो वहां पे बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, पॉलिटिकल दबदबा है, वो तो बंगालियों का ही था ना, कि इतना बड़ा स्टेट और इतने बड़े स्टेट की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम ही है, हम बंगाली हैं। लेकिन अब अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी थी कि बंगालियों को कमजोर कर दो। तो एक हिस्सा बंगाल, बिहार, उड़ीसा को मिला के कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा में तो कोई बंगला में बात करता नहीं था उतनी ज्यादा मात्रा में, तो बंगाली जो है माइनॉरिटी में आ गए ना, तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। कल को वो इलेक्शन लड़ेंगे तो लोग बोलेंगे कि, बिहार वाले बोलेंगे कि तुम तो नहीं जीतोगे, तुम तो बंगाली हो, मैं अपने को वोट दूंगा। उड़ीसा वाला बोलेगा कि मैं उड़िया बोलने वाले को वोट दूंगा। पहले क्या था? पहले बंगालियों का दबदबा था, पहले स्टेट एक ही था तो ज्यादातर लोग बंगाली ही थे। अब देखो यही स्ट्रेटेजी थी। तो एक हिस्सा बना दिया बंगाल का, तो पहले हिस्से में बंगला में बात करने वाले माइनॉरिटी में आ गए। अब दूसरा हिस्सा जो बनाया इन्होंने उसका नाम दिया ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है वही ईस्ट बंगाल था। तो ईस्ट बंगाल के साथ साथ उसमें असम को भी जोड़ दिया, यानी ईस्ट बंगाल और असम को मिला के एक यूनिट बना दिया और दूसरी यूनिट में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा को डाल दिया। तो जो ईस्ट बंगाल वाली प्रोविंस थी उसकी कैपिटल रखी ढाका को। तो यही आप कह लो कि एक तरह से बीज बो दिया अंग्रेजों ने, पार्टीशन का बीज यहीं से बोया गया। तो बाद में यही ईस्ट बंगाल तो अलग हो गया ना इंडिया से। 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये ईस्ट बंगाल भी पाकिस्तान के हिस्से चला गया था। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो अब ईस्ट बंगाल के बारे में ध्यान से सोचो, यानी बांग्लादेश और असम के बारे में ध्यान से सोचो। तो बांग्लादेश और असम को अगर मिला के एक कर दोगे तो वहां तो हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे ना। तो बांग्लादेश में तो ज्यादातर मुस्लिम ही रहते थे ना। आज बांग्लादेश है, उस वक्त तो ये ईस्ट बंगाल था। तो हम ईस्ट बंगाल की ही बात करें तो ईस्ट बंगाल में भी गड़बड़ हो गई बंगालियों के साथ। जो हिंदू धर्म को मानने वाले बंगाली थे वो तो माइनॉरिटी में आ गए। तो इस तरह अंग्रेज अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहे, उन्होंने बंगालीज को कमजोर बना दिया, ना यहां के रहे ना वहां के रहे। तो कमजोर कैसे बन गए? जब आप मान लो, देखो ये चीज आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये फैक्ट है इंडियन सोसाइटी की। एक ऐसे शहर की बात करता हूं मैं जहां पे मान लो कि 1 लाख लोग रहते हैं। 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों में से अगर 90,000 हिंदू है और 10,000 मुस्लिम है, तो कोई भी इलेक्शन मुस्लिम जीतेगा क्या? नहीं जीतेगा। अगर किसी एरिया में 90,000 मुस्लिम है और 10,000 हिंदू है,
तो कोई भी हिंदू सपना देख सकता है क्या कि वो 1 लाख लोगों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन जाए? तो यही सपना देखा था अंग्रेजों ने कि इनकी हालत ऐसी कर दो कि कहीं से भी ये इलेक्शन जीत ना सके। यानी ये जो इतना चिल्लाते हैं, देश की आजादी की इतनी मांग करते हैं, इतनी नेतागिरी करते हैं, इनकी सारी नेतागिरी ही खत्म हो जाए। तो यही मेन मकसद था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। तो देखो, पार्टीशन होने के बाद जो है बंगाल का मैप कुछ ऐसा नजर आता था। तो 2 यूनिट में तोड़ दिया था। तो पहली यूनिट बंगाल और दूसरी यूनिट ये जो ईस्ट बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, ईस्ट बंगाल और असम का। तो ऐसा हो गया था मैप बंगाल का। तो अब सवाल ये उठता है कि लॉर्ड कर्जन ने ये फैसला क्यों लिया? तो लॉर्ड कर्जन कौन था? तो लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय था इंडिया का। तो क्यों लिया? तो ऑफिशियली तो ये बात नहीं बोल सकते हैं ना कि वो बंगालियों से को कमजोर करना चाहते थे, उनकी हैसियत को कम कर देना चाहते थे। तो ऑफिशियली अंग्रेजों ने क्या दलील दी कि जो बंगाल प्रोविंस है वो बहुत बड़ा प्रोविंस है, जो कि सच भी था, और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये दलील दी लॉर्ड कर्जन ने कि इतने बड़े स्टेट को मैनेज करना आसान नहीं है, इतनी बड़ी एरिया है, एक ही गवर्नर होता है, एक ही मिनिस्टर होता है। अगर आप मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनाओगे तो उसी को तो पूरे स्टेट को देखना है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको अच्छी तरीके से गवर्न किया जा सके। तो यही दलील दी कि साइज में बड़े होने की वजह से, पॉपुलेशन में बड़े होने की वजह से हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी ना। असलियत थी कि उनको कुछ भी करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना था और चाहते थे। देखो, पार्टीशन से क्या होता है, जब भी बंटवारा होता है तो लड़ाई जरूर होती है। कितनी भी दोस्ती हो 2 लोगों के बीच, अगर बंटवारा होने लगे तो लड़ाई हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि बंटवारा कर रहा है कौन? ब्रिटिश। एक तरफ हिंदुओं को कर दे रहा है, एक तरफ मुस्लिम्स को कर दे रहा है, क्योंकि ईस्ट बंगाल तो मुस्लिम मेजोरिटी बना दिया ना। तो जब आप बंटवारा करोगे तो दोनों ग्रुप डिमांड करने लगेंगे ना कि मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। तो ये 2 लोग जब भले ही आपस में दोस्त थे, लेकिन क्योंकि अब बंटवारा हो रहा है तो आपस में लड़ने लगेंगे। उनको वजह मिल जाएगी कि लड़ो। ये बोलेगा कि हिंदू बोलेंगे कि ये मान लो कोई टाउन है, तो हिंदू बोलेंगे कि ये टाउन ईस्ट बंगाल में मत डालो, ये टाउन बंगाल को दो। ईस्ट बंगाल वाले मुस्लिम बोलेंगे कि नहीं, ये तो हमको दे दो। तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे ना। तो हो गया ना डिवाइड एंड रूल। तो यही असली वजह थी कि कुछ भी करो, कुछ ऐसा कर दो कि दोनों कम्युनिटीज जो है आपस में लड़ने लग जाएं। ठीक है। और तीसरी वजह क्या थी कि बंगालीज की महत्व को कम कर दो, पॉलिटिकल वैल्यू कम कर दो। ठीक है ना। अब मान लो कि मैं तमिलनाडु में चला जाऊं, मुझे तमिल में बात करनी आती ही नहीं है, मैं हिंदी में बात कर सकता हूं। अब मैं तमिलनाडु में चला जाऊं और तमिलनाडु के लोगों को बोलूं कि मैं तुम्हारा नेता हूं, तो कोई मुझे अपना नेता मानेगा क्या? तमिलनाडु का नेता तो वही बन सकता है ना जिसको तमिल लैंग्वेज आती हो। तो यही सारी चीजें थी। तो बंगालीज को ये माइनॉरिटीज में ला देना चाहते थे कि ना इधर के रहो ना उधर के रहो, और तुम्हारी सारी नेतागिरी की दुकान ही बंद हो जाए। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं था कि लॉर्ड कर्जन एक दिन सुबह उठा और उसने बोला कि आज 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो अंग्रेजों ने पार्टीशन को पहले ही अनाउंस कर दिया था, पहले ही इंडियंस को बता दिया था कि आप लोग जान जाओ कि हम कुछ महीनों के बाद पार्टीशन करने जा रहे हैं। तो पहले ही अनाउंस कर दिया। ठीक। तो काफी पहले जब अनाउंस हो गया तो लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। लोगों को लगा कि तुम कौन होते हो, अंग्रेज कैसे पार्टीशन कर सकते हैं? इतनी अच्छी तो बंगाल की गवर्नमेंट चल रही है, सब हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं, तो जरूरत क्या है पार्टीशन की? तो उस वक्त जो कांग्रेस है, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर जो है वो मॉडरेट हुआ करते थे। यानी मॉडरेट का मतलब है, देखो 2 ग्रुप्स थे ना कांग्रेस के, जो हमने डिस्कस किया था जस्ट इसके लास्ट वाली वीडियोस में कि एक ग्रुप था मॉडरेट्स का और एक ग्रुप था एक्सट्रीमिस्ट्स का। तो मॉडरेट्स क्या है, ये थोड़े सौम्य स्वभाव के थे। ये उतने ज्यादा लड़ाई झगड़े और या धरने प्रदर्शन में यकीन नहीं करते थे। तो मॉडरेट्स का काम होता था कि वो चिट्ठी वगैरह लिख के अपना जो भी प्रॉब्लम है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हम धरना करेंगे, रोडों पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। तो जब
जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस वक्त जो कांग्रेस है उसकी जो कमान है या उस पे जो पकड़ है वो मॉडरेट फैक्शन की थी। तो ये मॉडरेट वाले तो सरकार से सीधे लड़ेंगे नहीं, रोडों पे हो हंगामा करेंगे नहीं। तो मॉडरेट फैक्शन के जो लीडर थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये बंगाली बाबू थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसीलिए ना अंग्रेज परेशान रहते थे कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे ना वो बंगाल से ही आते थे, क्योंकि बंगाल में कैपिटल था कैलकाटा। आज दिल्ली में जाओगे तो हर दूसरे घर में तुमको नेता देखने को मिलेगा, तो वही हाल उस वक्त कैलकाटा का था। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके जैसे जो बाकी मॉडरेट लीडर थे उन्होंने पार्टीशन का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट है तो हर बात मान लेंगे अंग्रेजों की, ऐसा नहीं है, बट ये चाहते थे कि हम लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार मोहब्बत से गवर्नमेंट को समझाएं। तो अब मॉडरेट्स ने कोशिश चालू कर दी कि कुछ भी करके पार्टीशन को रोका जाए। तो ये क्या करते थे, तो ये गवर्नमेंट को पिटीशंस लिखते थे, चिट्ठियां वगैरह लिखते थे, लोगों से सिग्नेचर करा के वाइस रॉय के पास भेजते थे कि आप पार्टीशन मत करो, पब्लिक नहीं चाहती है यह पार्टीशन। ये लोग अखबार निकालते थे तो उन अखबारों में भी आर्टिकल्स लिखते थे ताकि पब्लिक को पता चले कि ऐसा कोई फैसला ले लिया गया है, तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद चले। आखिर पब्लिक को भी तो लगे कि हमारे नेता जो है हमारे साथ है, वो हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और पैम्फलेट वगैरह बांटते थे ये बाजार में छपवा के। तो ये सब करने से क्या हुआ कि पब्लिक में एक ओपिनियन क्रिएट हो गई। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो लगेगा ना कि पब्लिक को लगेगा ना कि हाँ बाकी लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि अपोजिशन करना चाहते हैं, पार्टीशन नहीं होने देना चाहते। तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में इन लोगों ने मदद की। तो धीरे धीरे पब्लिक में ये बात होने लगी कि नहीं, इतनी आसानी से हम अंग्रेजों का फैसला कैसे मान लें, तो हम उसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो फाइनली जो अनाउंसमेंट की गई पार्टीशन की कि हम इसको पार्टीशन करने वाले बंगाल को, वो की गई 19 जुलाई 1905 को। ठीक, और इस दिन अनाउंस करके ये बताया गया कि आने वाले 16 अक्टूबर के दिन बंगाल को 2 हिस्सों में हम बांटने जा रहे हैं। तो ये डेट आप याद मत रखो, ये डेट आपको याद रखना ही रखना है कि बंगाल की पार्टीशन हुई थी 16 अक्टूबर 1905 में। बस इतना समझ लो कि उसके 3-4 महीने पहले ही बता दिया गया था, अंग्रेजों ने बता दिया था कि हम ऐसे ऐसे पार्टीशन करेंगे, और पूरी डिटेल बता दी थी कि 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, कौन सा जिला किस पार्ट में जाएगा, सब डिटेल में बताया था। तो जैसे ही ये डिटेल बाहर आई, पब्लिक के बीच आई डिटेल, तो पब्लिक में गुस्सा उमड़ गया और हर जगह पूरे बंगाल के छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में प्रोटेस्ट होने लगे, विरोध होने लगे, मीटिंग्स होने लगी। तो लोग मीटिंग करके ये सोचने लगे कि अब आगे क्या करना है, आगे कैसे हम इसको अंग्रेजों का विरोध जारी रखेंगे। इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया, एक बहुत ही मेजर स्ट्रेटजी अपनाई। उनका तो काम ही था कि हिंदू और मुस्लिम को कर दो अलग। तो अब इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स पे अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि इनको लगता था कि हम मुस्लिमों पे एहसान ही तो कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स को ईस्ट बंगाल बना के दे रहे हैं। तो ईस्ट बंगाल बना के देंगे तो क्या होगा, मुस्लिम जो है वहां पे मेजोरिटी में आ जाएंगे। जब ये दोनों एक ही था तब तो सिर्फ बंगालीज की चलती थी ना, बंगालीज का ही पॉलिटिक्स में दबदबा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको आपका अलग हिस्सा दे दे रहे हैं, तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा, मुस्लिम्स के कंट्रोल में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो यही चीज लॉर्ड कर्जन ने, ये रहा लॉर्ड कर्जन, और वो जाता है ढाका के नवाब से मिलता है। तो ढाका को ही कैपिटल डिक्लेयर किया गया था ना कि अगर पार्टीशन हो जाएगा तो ढाका एक कैपिटल बन जाएगा और एक कैपिटल कैलकाटा। तो लॉर्ड कर्जन जाता है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को समझाता है कि आप इसका विरोध मत करो, आपके तो फायदे की ही चीज है ना, अगर अलग हो जाएगा तो मुस्लिमों को अपना कंट्रोल वाला एरिया मिल जाएगा। और उसने ये भी कहा कि मैं ढाका को जो है कैलकाटा से भी बड़ा शहर बना दूंगा। तो अगर ऐसा होगा तो उसने कहा कि सलीमुल्लाह साहब, तो आपकी तो ताकत ही बढ़ जाएगी ना, आप कैलकाटा के नवाब से भी इंपॉर्टेंट जगह पे चले जाओगे। तो कर्जन ने ये कह के जो है मुस्लिम्स को इस पूरे मूवमेंट से अलग कर दिया, क्योंकि मुस्लिम्स का लीडर था ये नवाब सलीमुल्लाह ढाका का। तो सलीमुल्लाह ने अपने
मुस्लिम भाइयों से कहा कि ये हमारे फायदे की ही बात कर रहा है लॉर्ड कर्जन, यानी हिंदुओं को करने दो विरोध, हमारे तो मतलब की चीज है। तो इसलिए जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं उसने बंगाल के पार्टीशन का विरोध किया ही नहीं, मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी मुस्लिम ने नहीं किया, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने नहीं किया। तो आज वही मुस्लिम्स जो है बांग्लादेश अलग करके ले गए इंडिया से। तो देखो, अंग्रेजों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, जुलाई में ही बता दिया कि अक्टूबर में हम पार्टीशन करने जा रहे हैं। तो लोगों के पास 3-4 महीने का वक्त तो था ना, पार्टीशन हुआ तो नहीं था, तो लोग अभी से विरोध करने लगे। तो विरोध करने के लिए उन्होंने कुछ मूवमेंट्स चालू की। तो उस मूवमेंट में से एक मूवमेंट सामने निकल के आया, वो था स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी का क्या मतलब है कि अपने ही देश के बने हुए सामान यूज करेंगे, जो भी सामान अंग्रेजों की फैक्ट्री में बने हैं या फॉरेन कंट्रीज से आए उनको बॉयकॉट करो, उनको यूज ही मत करो, उनका बिजनेस चौपट कर दो। ठीक। तो 7 अगस्त 1905, प्लीज याद रखना पार्टीशन अभी हुआ नहीं है। पार्टीशन कब हुआ था? 16 अक्टूबर को 1905 को, लेकिन अनाउंसमेंट तो जुलाई में ही कर दी गई है। तो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। तो 7 अगस्त 1905 के दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई। तो जो कासिम बाजार के महाराजा थे, कासिम बाजार के महाराजा के ही लीडरशिप में ये मीटिंग हो रही थी। तो उस मीटिंग में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको नेशनल कैलेमिटी के नाम से बुलाया गया। किसने बुलाया? कासिम बाजार के महाराजा ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मीटिंग कहां हुई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। क्यों हुई थी? विरोध करने के लिए ही हुई थी ना, अंग्रेजों को यह बताने के लिए हुई थी कि हम चुप तो नहीं बैठेंगे। तो इसी मीटिंग में यह फैसला किया गया कि हम आगे क्या करें, विरोध करने का क्या मतलब होता है, अपनी छाती पीटें या क्या करें? तो विरोध करने के कुछ तरीके होने चाहिए। तो उसी में फैसला लिया गया कि विरोध हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो फैसला लिया गया कि हम बॉयकॉट करेंगे विदेश में बने हुए सामानों का, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, यानी जो अंग्रेज अपने यहां से सामान बना के लाते हैं इंडिया में बेचने के लिए और उल्टे सीधे टैक्स लगा के बेचते हैं, उनको हम बॉयकॉट करेंगे, खरीदेंगे ही नहीं। तो उसके बदले हम सिर्फ भारत में बने हुए प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये मीटिंग कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। तो आज बच्चों, आज भी 7 अगस्त को इसी वजह से नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। आप याद रखो, हर चीज की एक वजह होती है। तो 7 अगस्त को हैंडलूम डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कासिम बाजार के महाराजा के नेतृत्व में जो डिसीजन लिया गया था, जो मीटिंग हुई थी, उसका मेन एजेंडा तो यही था ना कि फॉरेन, बाहर से बनने वाले कपड़े या सामान हम खरीदेंगे ही नहीं, उल्टा उनको जला देंगे। जो भी दुकान इस तरह के सामान बेचेगा वो उसके दुकान से वो सामान निकाल के हम तोड़ के जला देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर बाहर में बने हुए कपड़े यूज नहीं करोगे तो पहनोगे क्या? तो हम अपने देश में बने हुए कपड़े यूज करेंगे। इसीलिए इस दिन जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है अपने देश का। ठीक। और यहां से शुरुआत होती है स्वदेशी मूवमेंट की। अब ये स्वदेशी मूवमेंट क्या है कि बाहर के सामानों को करो बॉयकॉट, उनको जला दो, उनको दुकानों से निकाल के फेंक दो और सिर्फ वही सामान यूज करो जो अपने देश में बने हो। तो इस तरह से विरोध के 2 मूवमेंट निकाले गए। एक तो हम करेंगे बॉयकॉट, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि स्वदेशी। तो बॉयकॉट करना तो आसान है कि दुकान में गए, कपड़ा छीना और जला दिया। स्वदेशी के लिए तो अपनी फैक्ट्रीज बनानी होंगी ना, अपनी इंडस्ट्रीज जो बर्बाद कर दी अंग्रेजों ने, उनको फिर से डेवलप करना होगा। कपड़ा कहां बनेगा अपने देश में? फैक्ट्री है क्या? तो 2 तरह की चीजें, बॉयकॉट और स्वदेशी 2 अलग चीज है लेकिन जुड़े हुए हैं ना। बाहर का कपड़ा पहनने से इनकार कर रहे हो तो अपनी फैक्ट्री में कपड़ा बनाओ। बाहर के बने हुए गाड़ियां नहीं खरीदनी है तो अपनी फैक्ट्री में गाड़ियां बनाओ, अपनी फैक्ट्री में साइकिल बनाओ। तो ये 2 मूवमेंट अपने आप उभर के सामने आ गई। एक तो है बॉयकॉट और दूसरा है स्वदेशी। तो इसको हम डिटेल में पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या हुआ। 16 अक्टूबर 1905, यानी जिस दिन पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का दिन ही है ये उस दिन जो पूरे बंगाल के लोग थे,
बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, ईस्ट बंगाल वाले तो खुशियां मना रहे थे, ईस्ट बंगाल वाले खुश थे कि हमें अपनी मुस्लिम मेजोरिटी का एक एरिया मिल गया है। लेकिन जो बंगाल के हिंदू मुस्लिम थे, ऐसा नहीं है कि बंगाल के मुस्लिम थे ही नहीं, जो बंगाल में मुस्लिम थे वो भी काफी दुखी थे कि क्यों पार्टीशन कर दिया गया, हम तो भाई भाई है हिंदू मुस्लिम। तो पूरे बंगाल के लोगों में ने उस दिन फास्ट यानी उपवास रखा और बड़ी मात्रा में लोग जो है गंगा नदी में डुबकियां लगाने आए, क्योंकि उस दिन चाहते थे कि उसको एक यादगार के तौर पे मनाया जाए। उनको लगा कि कुछ उनके जीवन में बुरा हो गया, जब कोई मर जाता है तो लोग गंगा नदी में जाते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही इनको लगा कि हम हिंदू और मुस्लिमों का रिश्ता आपस में तोड़ दिया अंग्रेजों ने, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक तरह से समझो तो मदरलैंड पे, मातृभूमि पे चोट की। तो इसी चीज को दिखाने के लिए, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पूरे बंगाल के लोगों ने उपवास रखे, गंगा नदी में जाके डुबकियां वगैरह लगाई और वंदे मातरम का गाना गाते हुए ये लोग सड़क पे चलते थे। हजारों हजार लोग जो है वंदे मातरम गाते हुए रोड पे चलते थे। तो वंदे मातरम एक पहचान बन गई, यानी अगर आप वंदे मातरम गा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हो। तो कुछ ही दिनों के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने वंदे मातरम गाने को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अगर आप वंदे मातरम गाते हुए दिखोगे तो आपको पकड़ के हो जाएगी जेल। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी मौके पे अमार सोनार बांग्ला नाम का गीत लिखा। तो अमार सोनार बांग्ला यानी मेरा प्यारा बंगला, बंगाल, ठीक। और आज ये जो गीत है ये नेशनल सॉन्ग है बांग्लादेश का, नेशनल सॉन्ग। हमारे देश का नेशनल सॉन्ग क्या है? यही है हमारे देश का नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। और ये अमार सोनार बांग्ला क्या है? तो ये बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है। तो लोग जो है एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधने लगे उस दिन। राखी क्या होता है? यूनिटी का प्रतीक है ना। राखी बांधने का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि मॉडरेट फैक्शन के लीडर थे और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने काफी सारी स्पीचेस दी, कलकत्ता में घूम घूम के स्पीचेस दी। उसी दिन की बात हो रही है, 16 अक्टूबर की बात हो रही है, उसी दिन की सारी कहानियां हैं ये। तो इन दोनों लोगों ने, आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इतनी जबरदस्त भाषण दी कि हजारों हजार लोगों ने डोनेशन देने स्टार्ट कर दिए, फंड जमा किए कि फंड रहेगा तभी ना लोग सड़कों पे आके अपने मूवमेंट को जारी रख पाएंगे। तो 4 घंटे के अंदर ही 50,000 रुपए जो है जमा हो गए थे। तो ये थी कहानी 16 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था। तो इस तरह आप देख रहे हो ना कि मूवमेंट जो है आगे बढ़ता चला आ रहा है और 2 चीजों पे फैसला हो चुका है कि मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो हम बॉयकॉट और स्वदेशी के जरिए अंग्रेजों का विरोध जारी रखेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम यही बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको हम डिटेल में समझेंगे कि लोगों ने बॉयकॉट और स्वदेशी को कैसे आगे तक लेके गए, कैसे उसको मूवमेंट में बदल दिया।